नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ माधुरी कलाल, जी हिंदुस्तान के विमर्श डायरेक्ट विद मिनिस्टर्स में। हमारा देश हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है, जहां पीने के पानी की अभी भी 4% उपलब्धता है। इसीलिए चुनौती बहुत बड़ी है कि सब तक स्वच्छ पेयजल पहुंचे। लेकिन इस चुनौती को समझते हुए जब मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल में फिर आई तो 2 बड़े मंत्रालयों का मर्जर करके एक बड़ा मंत्रालय, एक महत्वाकांक्षी मंत्रालय कहूंगी, जिसको बनाया गया जल शक्ति डिपार्टमेंट। और जल शक्ति मंत्रालय इस 1 साल के दरमियान अपने उद्देश्यों को किस तरह से प्रगति पर ला पाया है, कौन से टारगेट्स अभी भी सेट हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी जुड़ चुके हैं। शेखावत जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फिर कहूंगी कि एक मुश्किल दौर से, कोरोना के संघर्ष से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, लेकिन आपके मंत्रालय का जिस दिन उद्घाटन हुआ या जिस दिन गठन हुआ, ये टारगेट सेट किया गया था कि हर व्यक्ति के पास, देश के आखिरी व्यक्ति के पास स्वच्छ पेयजल पहुंचे। इस उद्देश्य के साथ साथ कौन सी बड़ी उपलब्धि इस 1 साल में आप पूरी कर चुके हैं और कितनी चीजें अभी बाकी हैं? धन्यवाद माधुरी जी, मैं आपके सभी श्रोताओं का नमन करता हूं। जैसा आपने अपनी बातचीत के शुरू में कहा कि हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं, लेकिन इसके साथ में एक तथ्य यह भी है कि दुनिया की लगभग 20% पशु आबादी, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, वो भारत में है। बिल्कुल। जबकि पीने के योग्य पानी की अगर तुलना करें तो दुनिया का, जैसा आपने कहा, केवल 4% पानी हमारे देश में उपलब्ध है। हमारे लिए चुनौती और भी बड़ी इसलिए है कि क्लाइमेट चेंज हमारा दरवाजा खटखटा रहा है, उसके प्रभाव सामने दिखाई दे रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप से हम सब अनुभव कर रहे हैं जी। हमारी चुनौती और भी बड़ी इसलिए है कि हमारी नदियों में, हमारे जल स्रोतों में जो कुल पानी आता है उसका लगभग 96% पानी जो है वो बरसात के माध्यम से आता है। वो चुनौती और भी ज़्यादा गंभीर इसलिए होती दिखाई देती है क्योंकि इस क्लाइमेट चेंज के प्रभाव के कारण से बरसात जो है वो स्कैंटी हो गई हैं, इरेटिक हो गई हैं। कभी यकायक एक जगह पे बरसात हो रही है, एक जगह क्लाउड बर्स्ट हो रहा है। कहीं बरसात के दिन जो हम सुना करते थे कि 4 महीने बरसात के होते थे, सावन और भादवे में पूरे समय बरसातें होती थी, वो अब घट करके कुछ गिने चुने, उंगलियों पर गिनने लायक दिन बरसात के दिन रह गए हैं। हमारी चुनौती और भी बड़ी इसलिए हुई कि विकास की इस दौड़ में हम कहीं ना कहीं, उसके लिए सभी लोग दोषी हैं कि हमने अपने जल स्रोतों को अनायास प्रदूषित कर दिया। दुनिया के कंटेमिनेटेड वाटर रिसोर्सेज की सूची बनती है तो जिस देश में सबसे ज़्यादा कंटेमिनेटेड वाटर रिसोर्सेज हैं उनमें हम पहली पायदान के देशों में से आते हैं। तो इसलिए हमारी चुनौती और भी बड़ी है। दुनिया के सामने पानी चुनौती थी, लेकिन हमारे सामने भी चुनौती थी। और जैसा आपने कहा कि 2 बड़े विभाग, बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि उसके अतिरिक्त भी 2 मंत्रालयों के अतिरिक्त भी 7-8 विभिन्न मंत्रालयों में अलग अलग जगह तय किए जाने वाले, नियत किए जाने वाले सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके जी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। सरकार बनने से पहले ही उन्होंने इस बात की का अपना मंतव्य चुनाव की रैलियों में अलग अलग समय में स्पष्ट किया था कि इस तरह की व्यवस्था की भारत में आवश्यकता है कि एक इंटीग्रेटेड हॉलिस्टिक मैनर में जल के विषय का अध्ययन करने के लिए हम जो है एक मंत्रालय का गठन करें। उन्होंने मंत्रालय का गठन किया, लेकिन मंत्रालय का गठन मात्र उद्देश्य ये नहीं है कि हम हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। उद्देश्य यह है कि हमें देश को जल समृद्ध देश बनाना है। हमें आने वाली पीढ़ियां जल की उपलब्धता के प्रति निश्चिंत रह सकें, इस दृष्टिकोण से आज काम प्रारंभ करना है। मैं अब आपसे जल जीवन मिशन के बारे में थोड़ा पूछना चाहूँगी, क्योंकि हर घर नल से जल पहुँचाने की आपकी परियोजना बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ा लक्ष्य है जिसकी आप अभी जिक्र कर रहे थे। क्या ऐसा है कि अलग अलग राज्य जहाँ पर गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उनके साथ समन्वय बिठाने में थोड़ी चिंता है? मंत्रालय के मंत्री होने के तौर पर आपसे पूछ रही हूँ। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी बताइए सर कि जब हम स्वच्छ पेयजल की देने की बात करते हैं तो अब कोरोना काल से निकलने के बाद क्योंकि आने वाली पीढ़ियों तक जल पहुंचाना है, तो उस जल संरक्षण के लिए क्या टारगेट अभी सेट किए गए हैं? क्या पुराने प्लान में कुछ अपग्रेडेशन हुआ है, पुराने एक्शन प्लान में?
देखिए, मैं आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले देना चाहूँगा। जब माननीय मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने उसके बाद में जल शक्ति मंत्रालय का गठन, जैसा मैंने कहा कि मोदी 2 का सबसे बड़ा रिफॉर्म था, क्योंकि हमारे जल की उपलब्धता का सबसे बड़ा सोर्स जो है हमारा भूगर्भ का जल है। आज 65% हमारी निर्भरता जमीन के पानी से, जमीन के भीतर से जो पानी आता है उससे, और दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन से पानी निकालने वाला देश भारत है। 25% दुनिया में जो पानी निकाला जाता है उसका भारत में निकाला जाता है जमीन से। निरंतर दबाव के कारण से हमारे जल स्रोत कुछ क्षेत्रों में सूख रहे हैं। लगभग 20% ऐसा है जहां कमी आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने अटल भूजल योजना नाम से एक नई योजना का शुभारंभ किया, और उस योजना के माध्यम से हमने पहली बार देश में एक नई कल्पना कि हम डिमांड साइड मैनेजमेंट करें। हमने हमेशा सप्लाई साइड को मैनेज किया, कितना पानी मिल सकता है, कहाँ से मिल सकता है, कौन सी नदी पे बांध बनाया जा सकता है, कहाँ से पानी उपलब्ध हो सकता है, किस रिजर्वायर से कहाँ पानी पहुंचाया जा सकता है, हमने इसके लिए बात की थी। लेकिन हमने डिमांड को कैसे मैनेज करें, अपनी पानी की उपयोगिता को कैसे घटाएं, रिसाइकल करके पानी को कैसे उपयोग करें, पानी की मितव्ययता कैसे हो, इसके दृष्टिकोण से कैसे सोचें, और ये जिम्मेदारी पार्टिसिपेटरी वाटर मैनेजमेंट से हो, जन सहभागिता से हो। इस दृष्टिकोण से एक नई योजना का पायलट प्रारंभ किया 7 प्रदेशों के साथ में। देश के प्रत्येक जिले और पूरे वाटर स्ट्रेस्ड एरिया का एक्वीफर मैपिंग करना कि जमीन के अंदर क्या परिस्थिति है, दुनिया की आधुनिक तकनीकियों के साथ में, हेलिकबॉर्न टेक्नोलॉजी के साथ में, लिडार्ट मैपिंग के साथ में उसका अध्ययन करना प्रारंभ किया। और इस सब के अतिरिक्त अभी आत्मनिर्भर भारत योजना में देश के सारे जियो स्पेशियल डेटा जो है वो सरकारी एजेंसीज को लगभग टोकन मनी में मिले, ऐसा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने नियत किया है। और अभी आखिरी जो मन की बात कार्यक्रम था उसमें भी उन्होंने जल के प्रति जागरण बढ़ाते हुए एक जन आंदोलन बनाने के दृष्टिकोण से काम किया। रूरल वाटर सेक्टर के लिए एक सेंसर बेस्ड डिलीवरी मॉनिटरिंग सिस्टम की बात हुई थी, खासकर गुजरात में कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स की भी बात हुई, उसको भी ज़रा एक्सप्लेन कीजिए सर कि कैसे वो लोगों को हेल्प करने वाला है, और खासकर आपके मंत्रालय के इस प्रोजेक्ट के साथ। समान रूप से पानी पीने का सबको मिले, इसको जिस दिन गांव के लोगों ने अपने आप ओन कर लिया कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हम ऑपरेशन और मेंटेनेंस करेंगे, उन गांवों में काया पलट हो गया। जब तक ये सरकार की जिम्मेदारी ऐसा मान करके लोग रहेंगे, हमेशा चुनौतियां बनी रहेगी। जिस दिन गांव अपनी जिम्मेदारी उठा लेगा, उस दिन निश्चित रूप से इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा, चुनौतियां कम हो जाएंगी। गुजरात का मॉडल यही था, और हमने पूरे देश में इसको इसी तरह से पार्टिसिपेटरी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट के आधार पर इस योजना की परिकल्पना की है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी देश के सारे जल संसाधनों का एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस पर उनकी सूची उपलब्ध हो। हमने इंडिया वॉरिस प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिस पे पूरे देश के वाटर रिसोर्सेज के बारे में जानकारी होगी। कोई भी आदमी क्लिक करके किस समय में किस वाटर रिसोर्स में कितना पानी अवेलेबल है, उसकी स्थिति क्या है, उसका कैचमेंट एरिया की स्थिति क्या है, वहाँ कोई एनक्रोचमेंट तो नहीं हो रहा, इन सब चीज़ों की जानकारी कर सकेगा। बिल्कुल। रूरल वाटर सेक्टर की बात कर ली, लेकिन सर ऐसा भी कई शहरों में देखा जाता है, जैसे आपने विकास की दौड़ की बात की। हम लोग जब विकास की बात करते हैं तो औद्योगिक क्रांति की भी बात होती है, औद्योगिक क्रांति की बात होती है तो फिर नए डेवलपमेंट्स, नए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। किसी शहर में अगर सरकारी ज़मीन को अधिग्रहित किया गया हो और उस कैंचमेंट एरिया में जहाँ पे एनीकट, जहाँ तालाब की ज़मीन है, उस पर अगर इमारतें खींच दी जाएँ, तो फिर ऐसे में तालाबों के संरक्षण के लिए क्या मंत्रालय के पास कोई खास प्लानिंग है? देखिए, अव्वल तो शायद ही इस देश में कोई एक ऐसा शहर होगा जिसने ये विभीषिका विकास की दौड़ में नहीं देखी होगी। शायद ही कोई ऐसा सौभाग्यशाली शहर होगा। विकास की इस दौड़ में कई तालाबों ने अस्तित्व खोया, कई परंपरागत जल स्रोतों ने अस्तित्व खोया। मैंने अभी जल शक्ति अभियान की चर्चा की थी। जल शक्ति अभियान में भी हमने, जैसा मैंने जिक्र किया था, कि सारे पारंपरिक स्रोतों के रिवाइवल के दृष्टिकोण से हमने जिला में बैठे हुए कलेक्टर्स के माध्यम से काम किया था। चेतना जागरण के साथ साथ में समाज सहभागिता के साथ में कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, उसके लिए काम किया था। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, संविधान ने जो व्यवस्था प्रदत्त की है उसके अनुसार प्राथमिक रूप से जल जो है वो राज्यों का विषय है, राज्य सूची का विषय है।
इसलिए इन सारे विषयों, जल और राजस्व भूमि दोनों जो है वो राज्यों का विषय होने के नाते प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों का दायित्व है कि वो उन सारे वाटर बॉडीज को, रिसोर्सेज को रिस्टोर करे, उनके कैचमेंट से अगर अतिक्रमण हुआ है तो उसको हटाए। मैं बुंदेलखंड का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब कभी भी पानी की कमी की बात आती है तो बुंदेलखंड का एरिया का जिक्र हमेशा देश में होता है। चंदेल राजाओं ने बिल्कुल आज से 1000 वर्ष पूर्व से लेकर के 600 वर्ष पूर्व तक उस कालखंड में 10,000 तालाब बुंदेलखंड में बनाए थे और उनमें से अनेक तालाब आपस में इंटरकनेक्टेड थे। एक भरता था तो दूसरा भरता था तो उसके ओवरफ्लो से तीसरा और चौथा, ऐसे हजारों तालाब आपस में एक दूसरे से जुड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल। पानी की कहीं कोई जो है तकलीफ उस एरिया में नहीं थी, लेकिन वो तालाब अस्तित्व खो गए, गायब हो गए। उत्तर प्रदेश की सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जन सहभागिता से, जो एक वहां की कुछ एनजीओज ने एक सहेली करके कार्यक्रम चलाया, पानी फाउंडेशन ने अपना काम किया और ऐसे लोगों ने मिल करके जो काम किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्ती के साथ में ऐसे अतिक्रमण को हटाया। आज जो तालाब लुप्त प्राय हो गए थे उसमें से 2500 तालाबों का वापस उनको खोज लिया गया और उनके में से अनेक तालाबों को रिस्टोर कर दिया गया और जहां ये हो गया है वहां काया पलट हो गया है। बिल्कुल। निश्चित रूप से हमको इन सारी पुरानी व्यवस्थाओं को, राज्यों को वापस पुनर्स्थापित करने के लिए काम करना चाहिए और इसके अतिरिक्त भी जहां पुराना नहीं है वहां हम गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में किस तरह से रोक सकते हैं, इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। देश के अनेक प्रांतों ने इसके निमित्त काम किया है। गुजरात ने माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री थे तभी प्रारंभ किया था सुजलाम सुफलाम, गुजरात की काया पलट हो गई। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र में किया था, वहाँ काया पलट हो गई। वहाँ जो जलयुक्त शिविर कार्यक्रम था, आप जाकर के देखिए, जिस क्षेत्र में पीने के पानी के लिए बूंद नहीं थी वहाँ वो गांव आज 3 फसल ले रहे। राजस्थान में हमारी जो है वसुंधरा राजे सरकार के समय में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में जिस तरह से काम हुआ था, पूरे प्रदेश ने एक जन आंदोलन के रूप में बना था और राजस्थान का पानी का, जमीन के पानी का स्तर जो घटता हुआ था वो ट्रेंड रिवर्स होकर के बढ़ने की दिशा में एक बार गया था। अनेक प्रांतों ने, तमिलनाडु ने ऐसा काम किया है, नीरू चेट्टू आंध्र प्रदेश ने ऐसा काम किया है, मिशन काकतीया में तेलंगाना ने ऐसा काम किया, अनेक प्रदेशों ने ऐसा काम किया और किसी भी प्रदेश ने इस तरह से काम किया वहां सुखद परिणाम आए हैं। आज पूरे देश को जुटने की आवश्यकता है, लेकिन केवल और केवल सरकारें ये काम नहीं कर सकती। जल के विषय को जन जन का विषय बनाना पड़ेगा। आपको, हमको, आपके सब दर्शकों को, सबको अपनी जिम्मेदारी समझ करके सरकारों के साथ में खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे स्थानीय सरकार हो, चाहे गांव पंचायत हो, सबको, नगर निकाय हो और उसके अतिरिक्त आम जन को अपनी जिम्मेदारी समझ करके इस दिशा में काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। जब कभी हम नदियों की बात करते हैं तो इस लॉकडाउन में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि जो नदियों का प्रदूषण था, जिन नदियों को साफ करने के लिए अरबों रुपए फूंके गए, वो बिना किसी खर्च के निर्मल हो गई। ये तस्वीर लगातार बनी रहे, इसके लिए कोई खास रणनीति। साथ साथ मैं इसलिए इसमें जोड़ रही हूँ क्योंकि इस इकोसिस्टम को बरकरार रखने का सपना अटल वाजपेयी सरकार ने भी देखा था और उस वक्त भी नदियों को जोड़ने का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लाया गया जिसकी दिशा में आपकी सरकार भी काम कर रही है। कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो अभी सामने आ रही हैं और कितना उस पर काम हो गया है? माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना कि देश की नदियां जुड़े, वो अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना है क्योंकि देश में आज भी लगभग देश के 16-17% इलाके में आज भी हर साल बाढ़ आती है और लगभग इतने ही एरिया में हर साल जो है सूखे का सामना करना पड़ता है। हम नदियों को आपस में जोड़ दें तो निश्चित रूप से इन समस्याओं का समाधान हमेशा के लिए किया जा सकता है। वाजपेयी जी ने ये सपना देखा, एक टास्क फोर्स बनाई, सुदेश प्रभु जी के नेतृत्व में टास्क फोर्स बनी, उसने कुछ अध्ययन किया। पिछले 5 साल में ऐसे 31 लिंक्स को आइडेंटिफाई करके उनमें से अधिकांश की प्रीफिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी, कुछ की जो है वो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बन गई और कुछ नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में जोड़ करके हमने ऐसे 4-5 प्रोजेक्ट्स को गंभीरता के साथ में तुरंत काम करना प्रारंभ किया। उनके लिए जो स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस लेने की आवश्यकता होती है, एनवायरनमेंट से, वाइल्ड लाइफ से, ट्राइबल डिपार्टमेंट से, उन सब के ऊपर काम करना प्रारंभ किया। ग्राउंड पर उनको सबको चिन्हित किया, कैसे डिस्प्लेसमेंट होगा, R&R इश्यूज क्या होंगे। लेकिन एक बड़ी बाधा आज भी है,
जैसा मैंने कहा था कि संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप जल राज्यों का विषय है, इसलिए राज्यों को अपने जल के संसाधनों में जहां इंटर बेसिन ट्रांसफर होना है वहां समझौता करके एमओयू साइन करने। और मैं ये चाहूंगा कि राज्य सरकारें खुले मन से इसके लिए साथ आएं और एक दूसरे के साथ में ये एमओयू शीघ्रता के साथ में करें, तो हम इस दिशा में तेजी के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। हमने काम किया है और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि निश्चित रूप से ऐसे सुखद शुरुआत के शुभ समाचार आपको शीघ्र मिलेंगे। अब दूसरा विषय जो आपने नदियों की स्वच्छता इस लॉकडाउन के पीरियड में जो ऑब्जर्व की गई उसके बारे में बात की। आपने एक शब्द काम में लिया कि अरबों रुपए फूके गए लेकिन परिणाम नहीं हुआ। मैं इस बात का बिल्कुल सिरे से खारिज करना चाहता हूँ। देखिए, गंगा नदी के पानी की क्वालिटी में सुधार हुआ और शुद्ध गंगा का पानी देखने को मिला। देश और दुनिया से आए हुए 22 करोड़ लोग इसके गवाह हैं। पिछले कुंभ के समय में प्रयागराज में लोगों ने जिस तरह की प्रतिक्रियाएं दी, सारे मीडिया चैनल्स ने जिस तरह की बातें की, वो इस बात का सर्टिफिकेट था कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमने नमामि गंगे मिशन में काम किया है उसका सुखद परिणाम आया है। और आज मैं आपके दर्शकों को जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं, फिर कुंभ आएगा अगले साल हरिद्वार में, और बेहिचक आपके दर्शकों से कह रहा हूं कि आप जाकर के वहां पे आचमन करिए, पानी आपको आचमन के योग्य मिलेगा। गंगोत्री से लेकर के हरिद्वार तक एक बूंद भी सुएज नहीं जाएगा, एक बूंद भी। कानपुर का वो नाला आपको दृश्य शायद कभी स्मरण में होगा कि कानपुर में सीसामऊ के नाले से रोजाना 130 करोड़ लीटर पानी, गंदा पानी गिरता था, आज एक बूंद भी नहीं गिरता। वाराणसी में 27-29 ड्रेन जाते थे, आज 27 ड्रेन से एक बूंद भी पानी नहीं जाता, और बचे हुए दो भी अगले 2 महीने में बंद हो जाएंगे। बिल्कुल। एक और महत्वाकांक्षी परियोजना बहुत चर्चा में रही। सर, आप खुद राजस्थान से आते हैं और इसलिए मैं ये ज़रूर थोड़ा सा मैं गौर करना चाहूँगी इस पर, उसको पूछना चाहूँगी कि एक प्रोजेक्ट था जिसमें आपने कहा कि समंदर को रेगिस्तान तक ले जाना है, अरब सागर को राजस्थान के जालौर में मौजूद संचोर तक पहुंचाना है, उसमें कितना प्रगति हुआ है? गुजरात के लखपत क्रीक से लेकर के सांचौर तक पूरा का जो है वो रन ऑफ कच्छ है। इस रन ऑफ कच्छ में ड्रेजिंग करके अगर एक बड़ी कैनाल बना दी जाए, जिस तरह से सुएज कैनाल बनी है उस तरह से जी, अगर एक कैनाल बना दी जाए तो राजस्थान के मुहाने तक पोर्ट आ सकता है। देखिए, एक सत्य ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है जी कि सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे पे हुआ और औद्योगिक क्रांति जो है वो समुद्र के किनारे पे हुई। जो वाटरवेज है, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ सबसे सस्ता होता है, और अगर ये बन पाती है तो पूरे उत्तर भारत के लिए पोर्ट एक्सेस, जम्मू कश्मीर से लेकर के राजस्थान तक, उन सब के लिए पोर्ट एक्सेस जो है वो 500 किलोमीटर पहले हो जाता है। हमारे यहाँ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। अगर पोर्ट राजस्थान में आता है तो राजस्थान की भी तकदीर बदलेगी। हरियाणा, दिल्ली और समेत पूरे उत्तर भारत के लिए एक नई क्रांति का सूत्रपात होगा। माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया था। इसकी डीपीआर भी बनाई है। अब इस पर डिटेल अध्ययन करने के लिए भारत सरकार का शिपिंग मिनिस्ट्री जो है उसके ऊपर काम कर रही है। 20 लाख करोड़ के पैकेज के मायने आपके मंत्रालय से कैसे जुड़े होंगे? और एक दूसरा मंत्र, यही कहूँ कि अभी सबसे ज़्यादा जिस पर जोर दिया जा रहा है, आत्मनिर्भर बनने की बात हो रही है। आप स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक भी रहे हैं, ऐसे में आपके मंत्रालय के तहत कैसे स्वदेशी अपनाव को बढ़ावा देने का प्रयास होगा? देश की अर्थव्यवस्था के आधार कृषि क्षेत्र में किसान को ठीक से ऋण मिले, किसान के पास में ऋण की तरलता उपलब्ध हो, केसीसी कार्ड 2 करोड़ और बनाएंगे। पशुपालकों को ठीक से ऋण मिले, वही सुविधा पशुपालकों को भी देंगे। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम, प्रोडक्शन के क्षेत्र में हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, चाहे फूड ग्रेन के प्रोड्यूस की बात हो, चाहे डेयरी के प्रोडक्शन की बात हो, चाहे शुगर की बात हो, चाहे कॉटन की बात हो, चाहे फल एंड सब्जी की बात हो, चाहे मांस की बात हो, चाहे सी फूड की बात हो। हम दुनिया के पहले दूसरे पायदान पे इन हर सेगमेंट में। आज हम एग्रीकल्चर पावर हाउस पूरी दुनिया के सामने बन करके उभरे, लेकिन प्रोसेसिंग कैपेसिटी में आज भी हम बहुत पीछे हैं। हमको स्वीकार करना पड़ेगा। 2% भी हमारा कंट्रीब्यूशन कुल मिलाकर के हमारा स्टेक नहीं है। 1 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश जो है इसमें किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की 56,000 करोड़ रुपए हम जो है फिशरीज और लाइव स्टॉक के क्षेत्र में निवेश करेंगे। इसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। इसके अतिरिक्त हम लोकल के ब्रांड को प्रमोट करें, ग्लोबल के लिए लोकल को प्रमोट करें, किसान का बेटा एंटरप्रेन्योर बने।
किसान के खेत के बाहर जो है प्रोसेसिंग यूनिट लगे, किसान के खेत के बाहर में रेफ्रिजरेशन यूनिट लगे, इसको प्रमोट करने के लिए अलग से जो है एक पैकेज 10,000 करोड़ का अनाउंस किया गया। मैं इसके साथ एक चीज जोड़ रही हूँ सर, क्योंकि कई लोग उम्मीद करते हैं इस बात की, जब कभी आपकी बात होती है तो आपकी छवि, आपके जुझारू कार्य करने के तरीके और आपके विजन को देखते हुए हर वक्त मोदी सरकार में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, एक खास जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो क्या ऐसा माना जाए, कई लोग उम्मीद करते हैं कि जब कभी सत्ता राजस्थान में फिर बीजेपी की आती है तो सीएम के चेहरे के तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत को देखना चाहते हैं? मैं तो इस विचार के साथ में जीता हूं जी कि आज जो मुझे काम मिला है जी, उसको मैं पूर्ण मनोयोग के साथ में करूं जी, और इस कमिटमेंट के साथ में करूं कि आज का दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन है, आज जो कुछ मैं डिलीवर कर सकता हूं वो मैं डिलीवर करूं, और मैं सिर्फ इसी दृष्टिकोण के साथ में जीता हूं और काम करता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मजबूत इच्छा शक्ति के साथ मैं अपने टारगेट्स पर काम करता हूं। मजबूत इच्छा शक्ति के साथ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में समर्थ भारत की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं और इस कदम को सराहना मिलनी चाहिए, शुभकामनाएं मिलनी चाहिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।